नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है और पेश करने के बाद लगातार इस पर खूब बहस चली। बहुत सारे चीजें मुद्दों पर बातचीत हुई। उसके बाद इसे अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं कि ये वक्फ संशोधन विधेयक या कहें बिल 2024 क्या है। लोकसभा में इसमें पेश किया गया है। अगर ये पास हो जाता है, जब जब ये कानून बन जाता है, तब इसमें क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के बारे में भी हम लोग आज सब कुछ जानने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही क्लियर कर दूं, पूरा का पूरा जो भी कंटेंट लिया गया है ये द हिंदू, दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इसमें मेरी कोई भी ओपिनियन नहीं है। तो कोई भी इधर उधर का कमेंट करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना दिमाग में कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, और जो चीजें अभी आज इसमें सुधार करे गए हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ेंगे ये सभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप देखो, वक्फ अमेंडमेंट बिल, बीजेपी एलाइज जेडीयू टीडीपी सपोर्ट टू द बिल। जो ये ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल आएगा तो फिर चूंकि इस बार गठबंधन की सरकार बनी हुई है, ठीक है, पूर्ण बहुमत तो है नहीं, तो इस बार हो सकता है कि इनको इनके समर्थक दलों से ही विरोध सामना करना पड़े। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, ये दोनों ने ही सपोर्ट किया। जो दो बड़ी पार्टियां हैं जिनके सपोर्ट की वजह से इस बार जो गवर्नमेंट है वो गठबंधन की गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी एलआई के साथ। तो इन्होंने सपोर्ट किया है इस बिल को। अब ये बिल जो है ये लोकसभा में पेश कर दिया गया, इस पर बहस चली। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं ये वक्फ बोर्ड है क्या। तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी कि इसमें क्या संशोधन करने के लिए प्रावधान किया गया है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड जो है ये एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा निकाय है, एक ऐसी बॉडी है जो जो मुस्लिम कम्युनिटी की धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को की देखरेख करता है। वक्फ एक अरबी शब्द है दोस्तों, इसका मतलब होता है बंदी या निषेध। ठीक है, तो मतलब ये क्या करता है ना कि जैसे किसी प्रॉपर्टी को ये कह दिया कि चलो ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो इसकी देख रेख और इसको मतलब कि आगे डेवलप करना या जो भी करना है, इससे इनकम जनरेट करना, इस सब का जो कंट्रोल होगा, जो अधिकार होगा, वो वक्फ बोर्ड के ही पास होगा। बाकी किसी के लिए नहीं होगा, ये सबके लिए बाकी निषेध होगा। ठीक है, तो इसका रख रखाव, उपयोग का प्रबंधन, देख रेख करता है। इसके बाद मस्जिदें, कब्रिस्तान, अनाथालय, स्कूल, समुदाय की सेवा करने वाली अन्य संस्थाएं, ये सब इसके तहत आती हैं वक्फ बोर्ड के साथ। आप वक्फ बोर्ड का अंदाजा लगा सकते हो कि कितना है देश भर में। तो ऐसे लगाओ कि भारत भर में वर्तमान समय में 9.4 लाख एकड़ में फैली जो जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड के हाथ में है, जिससे 8.7 लाख संपत्तियां ये नियंत्रित करते हैं वक्फ बोर्ड वाले। और इनकी टोटल वैल्यू जो है वो 1.2 लाख करोड़ के आसपास में है। मतलब 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति, जो कि 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई संपत्ति है, ये कंट्रोल वक्फ बोर्ड के पास है। अब आप सोचोगे इतनी बड़ी बॉडी है, हमें पता भी नहीं है। हाँ देखो, एक्चुअली में ना ये बॉडी तो है इतनी बड़ी, लेकिन इसके भी बहुत सारे हिस्से हैं। ये वक्फ बोर्ड कहने को तो है एक बोर्ड, लेकिन अभी मैं जैसे जैसे आपको आगे बताऊंगा अभी आपको समझ में आएगा इसमें भी बहुत सारे हिस्से हैं। जैसे एक बोर्ड नहीं है, भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं। ठीक है ना, सभी राज्यों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है, समय समय पर संशोधन करके बनाया गया है। अभी आगे इस पर में हम लोग चर्चा करेंगे। आप ऐसा समझो कि भारत में सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे को अगर हटा दें तो तीसरा सबसे बड़ा नंबर इसका आता है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। मतलब भारत में सबसे ज्यादा जमीनें सेना के पास हैं, क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री बेसेस बनते हैं। ठीक है, आप देखते हो छावनियां बनती हैं। इसके अलावा बॉर्डर एरिया रहता है, तो वो सब सेना के पास है। दूसरी सबसे ज्यादा जमीनें किसके पास है? भारतीय रेलवे के पास, क्योंकि जगह जगह पर स्टेशन हैं, पटरियां बिछानी है, तो उसके लिए रेलवे लेता है, जमीनें अधिग्रहण करता है और मतलब खरीदता भी है। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा संपत्ति है भारत में, सबसे ज्यादा जमीनें हैं, वो है वक्फ बोर्ड के पास। अब इसमें आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था। ऐसा नहीं है कि पहली बार संशोधन किया जा रहा है। सबसे पहले 1954 में संशोधन किया गया, फिर 1964 में जाकर के स्थापित किया गया इसको लेकर के। ठीक है ना, तो स्थापना 1964 में हुई थी। उसके बाद समय समय पर कई संशोधन हुए। 1995 में एक बड़ा संशोधन हुआ था, उस पर भी आगे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर 2013 में लास्ट वाला संशोधन हुआ, और अब जाकर के 2024 में संशोधन की बात की जा रही है। लेकिन देखना होगा कि ये संशोधन हो पाता है कि नहीं,
कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड? तो देखिए वक्फ बोर्ड जो है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अल्लाह के नाम या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा डोनेट करना चाहता है, तो वो डोनेट करता है वक्फ बोर्ड को। अब वक्फ बोर्ड उसकी देख रेख करता है। कोई भी संपत्ति, अगर जैसे मान लीजिए किसी की कोई जमीन है और वो चाहता है कि वो धार्मिक अर्थ के लिए यूज हो, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो वो कहेगा कि चलो हम ये दान करना चाहते हैं, तो वक्फ बोर्ड उसको ले लेगा और उसका कंट्रोल फिर वक्फ बोर्ड के हाथों होने लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पैसा डोनेट करना चाहता है, तो वो पैसा भी डोनेट कर सकता है और वो उसका वक्फ बोर्ड यूज करेगा अलग अलग जगहों पर, ठीक है। अब लेकिन इसमें कुछ हिडन पावर्स भी हैं। हिडन पावर्स इन द सेंस, जैसे होता क्या है कि जैसे मान लो कि वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये जो एरिया है, ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, इस पर धार्मिक अर्थ का यूज काफी लंबे समय से होता आ रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी उसका यूज प्रॉपर तरीके से कर रही है, तो फिर उस पर वक्फ बोर्ड कब्जा भी कर लेती थी और बाद में उसको अपील भी कोई अलग जगह नहीं कर पाता था। अपील करना होता था तो वक्फ बोर्ड के पास ही आना पड़ता था। तो ये चीजें थी, ये हिडन पावर थी, अभी वो हटा दी गई हैं, अभी आगे आपको पता चलेगा। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को सरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इसमें सरिया का कानून लागू होता था, इसमें भारतीय संविधान लागू नहीं होता था। इसके यहाँ जो कार्यवाही चलती थी वो, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होता था तो उसको, उस व्यक्ति को जिसकी संपत्ति वक्फ बोर्ड के हाथ में गई है, उसको वक्फ बोर्ड से ही आकर के अपना मतलब मसला सुलझाना पड़ता था। कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ नहीं जा सकते थे और वो सरिया के नियम पर ये लोग इस पर मसला सुलझाते थे। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित कामों में खर्च किया जाता था। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ बोर्ड की 8.7 लाख संपत्तियां 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। ये तो मैंने आपको बताया ही। अब देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में धर्म के नाम पर, मुस्लिम्स जो हैं वो गए पाकिस्तान में और हिंदू जो है यहाँ पर रुके। लेकिन उस टाइम पर यह हुआ कि जो मुस्लिम यहाँ रुकना चाहते हैं वो भी यहाँ पर रुक सकते हैं, ये चीज बताया गया था। जो हिंदू वहां रुकना चाहते हैं वो वहां रुक सकते हैं, ठीक है। तो जब वहां पर चले गए मुस्लिम्स, तो आप सोचो यहाँ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो यहाँ छोड़ करके वो गए, ठीक है। ऐसे ही वहां के हिंदू जो थे वो छोड़ करके वहां से यहाँ आए। तो वहां का तो पता नहीं, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे, जो जगह, जमीन, घर, अपनी जायदाद, जो भी संपत्ति थी, वो छोड़ करके जब वहां गए तो वो खाली पड़ गई, तो वो कंट्रोल में चली गई वक्फ बोर्ड के। उसके बाद साथ ही साथ में अब वक्फ बोर्ड उस टाइम पर ही मजबूत हो गया, लेकिन उसका कंट्रोल कैसे किया जाए, कोई नियम नहीं था, कोई वो नहीं था। तो इसके लिए 1954 में एक नियम लाया गया। फिर इसी नियम में संशोधन कर करके आगे 1964 में एक बोर्ड की स्थापना की गई जो जाना गया वक्फ बोर्ड के नाम से, केंद्रीय वक्फ परिषद के नाम से, ठीक है। अब ये पूरा पूरा वक्फ बोर्ड के कामकाज की देखरेख करती है और वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत यह स्थापित की गई थी। फिर इसमें समय समय पर संशोधन करते रहे। लास्ट वाला संशोधन, जो सबसे बड़ा वाला संशोधन था, वो था वक्फ अधिनियम 1995। अब इसको 1995 में जब 1964 वाले को बदला गया, फिर इसके बाद क्या किया गया कि इसमें वक्फ की संपत्तियों का प्रशासन और प्रबंधन ढांचा को बढ़ाया गया, इसका विस्तारीकरण किया गया, इनको और ज्यादा पावर दी गई। लेकिन भारत में सुन्नी और सिया दोनों समुदाय के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदू में भी बहुत सारी जातियां होती हैं, बहुत सारे कास्ट होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम में भी होते हैं। तो इसमें ना, इसमें वक्फ बोर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वक्फ बोर्ड नहीं है, 30 वक्फ बोर्ड हैं और लगभग सभी अलग अलग राज्यों के अपने अपने वक्फ बोर्ड हैं। अब इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है, सिया वक्फ बोर्ड अलग है। जो सुन्नी कम्युनिटी के मुस्लिम्स हैं वो सुन्नी वक्फ बोर्ड में दान करते हैं और उनकी देखरेख सुन्नी वक्फ बोर्ड करता है। जो सिया कम्युनिटी के वक्फ बोर्ड जो व्यक्ति हैं, मुस्लिम हैं, वो सिया वक्फ बोर्ड में दान करते हैं, डोनेट करते हैं और उनको कंट्रोल करता है सिया वक्फ बोर्ड, ठीक है। तो ये देश भर में होता है। इसके अलावा अब देखिए 1995 वाला अधिनियम था क्या, क्यों इतना बड़ा था। वक्फ अधिनियम 1995 एक व्यापक कानून था जिसका उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना, समकालीन चुनौतियों का समाधान करना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए था। अब आप थोड़ा सा अपना माइंड रिमाइंड करो, 1995 ये वो टाइम था जब 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। उसके बाद 3 साल के बाद का समय था, ठीक है ना। तो उस टाइम पर यही हुआ था क्योंकि हिंदू मुस्लिम राइट्स बहुत ज्यादा हुए थे। फिर उसके बाद ये फैसला लिया गया यहाँ पर कि एक बोर्ड ऐसा बनाया जाएगा, इसको और पावर दी जाएगी जो अच्छे तरीके से कंट्रोल करे और सशक्त और सख्ती से कंट्रोल कर सके अपनी जमीनों का, अपनी संपत्तियों का। तो ये चीजें हुआ था। फिर 1954 को इसमें 1995 द्वारा प्रस्तावित किया गया और फिर हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड, राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई।
तो एक केंद्रीय वक्फ परिषद, उसके नीचे अब अलग अलग 30 अलग अलग राज्य का राज्य वक्फ बोर्ड। ठीक है, तो ऐसे आप सुनते हो ना, पंजाब का वक्फ बोर्ड, महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड, ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, अब इसका जिम्मेदारी इन सबको पास दिया गया। फिर अब बात आती है कि अब 2024 वाले में क्या किया जाएगा। ऐसा क्या कर दिया जाएगा कि 2024 में जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो रहा है, मतलब विपक्ष वाले जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अक्सर होता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही इसको लेकर के विवाद है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसका नाम क्या है, एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995। इसमें कहा गया है कि इस वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। देखिए एक चीज ये हुआ था कि वक्फ बोर्ड जो बनेगा ना, उसमें केवल पुरुष मुस्लिम जो होंगे वही नियम कानून बनाएंगे, वही अपना यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लेम करेंगे, निर्णय देंगे, न्याय देंगे। दूसरा चीज ये हुआ था कि कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में वहां पर नहीं जा सकता है इसके डिस्प्यूट को लेकर। इसका कोई डिस्प्यूट है तो आओ वक्फ बोर्ड से अपना मसला सुलझाओ, यही वक्फ बोर्ड ही डिसीजन देगा, तभी वही मान्य होगा। ठीक है, वो भी सरिया कानून के तहत। दूसरी बात, इस वक्फ बोर्ड से संपत्ति को वक्फ बोर्ड घोषित करने का अधिकार छीन लिया गया है। ये बड़ा एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट यही वाला है जिसको लेकर के विवाद हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इसमें था धारा 40, धारा 40 को हटाने की बात की गई। इसमें धारा 40 क्या था, धारा 40 के तहत ये था कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या नहीं, ये होने का अधिकार, निर्णय करने का संबंधी अधिकार ये बोर्ड के पास ही था। अगर वह बोर्ड बोल देते ये संपत्ति है वह बोर्ड की, ये संपत्ति हमारी है, तो अगर घर रहे, मकान रहे, कुछ भी रहे, तो उसको खाली करनी पड़ेगी उस व्यक्ति को, और वो वक्फ बोर्ड के पास जाएगी। वो कहीं कोई अपील भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका पूरा पूरा निर्णय करने का अधिकार बोर्ड के पास ही था। लेकिन इस अमेंडमेंट के तहत धारा 40 जो थी, जिसके तहत ये था, वो अब हटा दिया जाएगा। ये अगर लागू हो जाता तो अगेन देखिए, अभी संसद में ये बिल पेश हुआ है, ठीक है ना, पेश होगा, दोनों सदनों में पास होगा। अभी तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया है, वहां से निर्णय आएगा। अगर मान लीजिए कुछ सुधार करना होता है वो सुधार होगा, फिर दोनों सदनों में पास होगा, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, तब जाकर कानून बनेगा, जिसे एक्ट कहते हैं। अभी ये बिल है जिस पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे संशोधन भी हो सकते हैं आगे चल करके। चलिए, तो ये प्रस्तावित विधेयक किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने ना होने का निर्णय करने संपत्ति करता है। अब देखिए नए और पुराने में थोड़ा सा और अंतर देख लीजिए। सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो जमीन दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकेगा। लेकिन अब क्या होगा, अब ये रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट, इन सब जगह भी अपील कर सकता है कोई व्यक्ति। अगर किसी की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये संपत्ति बोर्ड की है, तब फिर वो व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह भी जा सकेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी, अब चुनौती दी जा सकेगी। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। अगर कोई लंबे समय से मान लो वहां पर यूज हो रहा है, वो इस्लामिक चीज के लिए यूज हो रहा है, तो आगे चल करके वक्फ बोर्ड उसको इस्लामिक संपत्ति मानने लगेगा। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। जब तक किसी वक्फ को दान करने में जमीन नहीं दी जाती हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं होगी। ये बात है। देखिए मान लीजिए कहीं कोई मस्जिद बन गई और वो संपत्ति अभी वक्फ बोर्ड को दान नहीं की गई है, तो वो पहले क्या होता था, ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड उसे कहती थी चूंकि मस्जिद बना है और ये चूंकि इस्लामिक धर्मार्थ के लिए है, तो इसको हम वक्फ बोर्ड में शामिल करते हैं। तो वो कहीं पर कोई क्लेम नहीं करेगा और उसको अपने आप दान माना जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि जब तक वो व्यक्ति लिखित अपनी संपत्ति को ये ना करे कि हम इस बोर्ड को, इसको संपत्ति को दान कर रहे हैं, तब तक वो दान नहीं माना जाएगा और वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं होगी। ठीक है ना, जब तक वो लिखित रूप से बढ़िया से कहे ना कि हम दान दे रहे हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों को भी एंट्री नहीं होती थी, लेकिन अब होगी। अब वक्फ बोर्ड में अन्य धर्म के लोग भी जुड़ सकेंगे। पहले केवल मुस्लिम धर्म के व्यक्ति होते थे और महिलाएं नहीं होती थी, अब महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, तो मुस्लिम महिलाओं को भी एक प्रकार से सशक्त किया जाएगा। तो अब 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री कम से कम मिलेगी। ठीक है, तो ये नए और पुराने में मैंने आपको अंतर बता दिया। अब कुछ और क्वेश्चंस जो आपके मन में डाउट आ रहे होंगे उनका भी देख लीजिए, जो केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी ने, किरण रिजिजू जी ने बताया है। क्या यह बिल संविधान के खिलाफ है? नहीं। इस बिल में जो भी प्रावधान है ये संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करते हैं, ये धर्म के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन नहीं करते हैं। किरण रिजिजू जी ये कह रहे हैं। ठीक है,
बिल में हक छीना जा रहा है क्या? नहीं, किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को जगह दी जा रही है, जिससे मुस्लिम महिलाएं भी आगे आ सकें, यानी सशक्त हो सकें। वक्फ संशोधन बिल क्यों लाए गए, जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, वक्फ संशोधन बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया गया है। शुरू में मैंने बताया 1954 में भी लगातार तब से संशोधन किए जा रहे हैं। आजादी के बाद 1954 में बिल आया, इसके बाद कई संशोधन हुए। बिल में वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन किया गया है। इस बार वाला जो संशोधन है ये 1995 वाला का संशोधन है, ठीक है, जिसमें ज्यादा पावर दी गई थी, उसी को अभी किया गया है। अब मुस्लिम कम्युनिटीज जो हैं, अब इसमें भी दो खेमे में बट गई हैं। कुछ मुस्लिम के जो संस्थान हैं, संस्थाएं हैं, वो तो कह रही हैं कि हम इसको कोर्ट में लेकर जाएंगे ये मामला, और इस पर आगे चल करके मतलब कि इसका विरोध करते हैं। और कुछ ऐसी संस्थाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने कहा हम इसका सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीजें अभी चल रही है। बाकी ये तो राजनीति वाली बात है, उस पर आपको जाना नहीं है। आपको इस पर क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो भी नियम कानून आए थे, मैंने कोशिश की आपको सब कुछ समझाने का। कुछ भी अगर ना समझ में आया हो, कमेंट करना, आगे कभी समझा देंगे। दूसरी बात ये कि देखिए, अभी ये मामला फिर से मैं अगेन वही बता दूं कि अभी ये बिल आया हुआ है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष के भी सदस्य होते हैं, पक्ष के भी होते हैं, तो इसमें मिला जुला एक नया डिसीजन आएगा। तो जो भी आएगा नया सुधार, उस पर मैं फिर से आपको अपडेट दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासतौर से एनटीपीसी, तो एनटीपीसी के लिए अर्जुन बैच लाया गया है। अर्जुन बैच जो है ना, इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे विद स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर। ये दोनों सब्जेक्ट जो है जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, ये लोग वैसे ही टाल देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना, ये भी आपको इसमें कवर कराया जाएगा। और आज रात 12 बजे तक के लिए आपके लिए लास्ट मौका है। आप MJT50 कूपन कोड का यूज करके इसका इसका फायदा उठा सकते हो। मात्र 349 में किया गया है, मात्र 349 में 50% डिस्काउंट पर ये अर्जुन बैच है एनटीपीसी वालों के लिए। तो जबरदस्त बैच है, आप जाकर के MJT ऐप पर ज्वाइन कर सकते हो। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आपको बात करनी है कि कोई सॉल्यूशन चाहिए कि क्या कैसे कैसे लेना है वगैरह वगैरह, तो जगह जगह व्हाट्सएप का आइकॉन बनकर आएगा ऐप में, उस पर क्लिक करना, सीधा पहुंचोगे व्हाट्सएप पर और बात करोगे हमारी टीम से। और बाकी की ई बुक्स वगैरह भी आई हुई हैं, अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हो। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।